Okay then. So in the last class we started with the chapter chemical kinetics. And we studied about rate of reaction in this chapter. ठीक है, rate of reaction होता क्या है? Rate of reaction is change in concentration upon by time time interval. taken. सिंपल स्पीड है और क्या, रिएक्शन की स्पीड है। उसको किसके टर्म्स में देखते हैं, कितनी कंसंट्रेशन बदली, किसकी चेंज होगी, आइदर रिएक्टेंट की चेंज होगी या प्रोडक्ट की चेंज होगी नेचुरली। तो हमने लिखना भी सीखा था इसको कि कोई भी हमको मान लो R2P दे रखा है, इसका सपोज मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, रिएक्टेंट में हम एक माइनस का साइन डालेंगे हमेशा। माइनस क्यों लगाते हैं, ताकि रेट पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो जब तुम चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वो नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं। प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, जिसके कारण इट विल ऑटोमेटिकली बी पॉजिटिव। ओके, रेट दो तरह के, हम दो तरीके से रेट देखते हैं, एक एवरेज रेट, दूसरे का नाम क्या था याद है? Instantaneous. या इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मीन्स ओवर सम टाइम इंटरवल, इसमें हम डेल्टा साइंस यूज करते हैं। और इंस्टेंटेनियस जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो तो वो डी टी बन जाता है उसी मोमेंट पे, उसी पल पे। तो इंस्टेंटेनियस में हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी आर बाई डी टी, स्मॉल चेंज बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। इंटरवल भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली मुझे, एट दैट मोमेंट। एंड ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं, ये रिएक्टेंट का ऐसा बनेगा, इट इज अ ग्राफ। हम टच करेगा उधर वाई एक्सिस पे? नहीं, हम टच नहीं दिखाते, क्योंकि उसको बहुत टाइम है ना, से आगे हम मतलब ऐसे जीरो नहीं लेते हैं उसको, यहीं पे ही मैम नहीं, जैसे आपने ये वाई एक्सिस पे वो टच किया तो उसका मतलब तो यही है कि टाइम 0 पे उसकी कंसंट्रेशन इतनी थी। हाँ, इसको नहीं ना टच किया, इसको तो करोगे ही बिल्कुल। ओके ठीक। ये रिएक्टेंट है ना, तो ज़ीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन कम होती गई, वो दिखाया। तो T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन x1 थी, और टाइम बढ़ा कुछ, 1 घंटे बाद रीडिंग ली तो रिएक्टेंट कम हो गई, तो ये एवरेज रेट होगा। कितना चेंज आया, x2 माइनस x1, T2 माइनस T1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में लेना हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एंड इंस्टेंटेनियस में हमने सीखा था क्या करना होता है, बता सकता है कोई निखिलेश? मैम अभी ये चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, है ना, अब कर देना स्टार्ट, इलेक्ट्रो हो गया। तो सपोज कि आई वांट टू फाइंड, इस टाइम पे मुझे रेट चाहिए, तो मैं इस मैम ये टाइम टेंजेंट पे वाला? टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगी, और उस टेंजेंट का हम स्लोप ले लेते हैं। जैसे ओ ए, स्लोप तुमको पता है क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। सिमिलरली विद द प्रोडक्ट यू कैन डू, इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, कंपटीशन में बना के आ सकता है, बोर्ड में तो तुमको कोई ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, मुझे यूनिट्स तो बता दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखने मोल हैं? पर सेकंड। कंसंट्रेशन के यूनिट अपॉन टाइम के यूनिट। कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, तो ये बने मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, या पर आवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक किया था। एक चीज़ तुमको और बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट में समझाई थी मैंने, वो क्या चीज़ थी कि जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं,
इसका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। जब तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, पूरे रिएक्शन का रेट, तो जो भी उनका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आएगा, और प्रोडक्ट के तो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 ही है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ याद रखना। ऐसा क्यों करते हैं, उस दिन भी बताया था, क्योंकि हमको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। हमने इनको आपस में बराबर करके रिएक्शन का रेट देखना है। इसके 2 मोल 1 सेकंड में ख़त्म होते हैं, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो इसके ख़त्म होने का रेट, इसके यूज़ होने का रेट, इसके प्रोड्यूस होने के रेट से डबल है। तो जब बराबर करके लिखना है तो आधा करोगे नेचुरली। तो नेट रिज़ल्ट खाली ये निकलता है कि जो भी उनके स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना है, बट कब करना है, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेट करना हो। कई बार वो क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो पूछेंगे कैलकुलेट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे इसकी कोई वैल्यूज़ दे दी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो वो पूछेगा कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन का रेट निकालो जी, फिर तो तुमने ये बनाना है, ये निकाल लो या ये निकाल लो, बराबर आएगा। बट वो ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, H2 के बनने का रेट निकालो। रिएक्शन का रेट नहीं पूछ रहा, सिर्फ H2 दे बनन का रेट पूछ रहा, तो फिर तुसी एक करना है, मतलब उदों कोएफिशिएंट नहीं लाना, इत्थे फर्क नहीं पिया क्योंकि कोएफिशिएंट 1 ही था। मान लो वो ये पूछता रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI के ख़त्म होने का रेट निकालो, तो तुम ये चीज़ निकालते, फिर 2 नहीं लगाना। समझ में आई बात क्या बोल रही हूँ मैं? जब इंडिविजुअल के रेट पूछेंगे तो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कब लेना देना है, जब रिएक्शन का रेट पूछेंगे। अब इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, इससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। कोई डाउट भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन, बीच में नहीं बोलना, पहले पूरा लिख लो, फिर हम इकट्ठे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस the rate of following reaction in terms of कल सुबह 10:30 क्लास होगी, सभी लोग ध्यान में रखना, मिस नहीं करनी। एक्सप्रेस द रेट हमने ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर की भी 10:30 बोली थी कल, वो करेंगे ना, फिर वो टाइम चेंज करेंगे, उसका शाम को देख करते हैं, पहले ये लगाओ, कल डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक रिएक्शन दिया है हमें, ये रिएक्शन है, ठीक है, और इस रिएक्शन का बोलते हैं एक्सप्रेस करो रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट किसकी टर्म्स में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। एक तो ये पूछा, और क्या पूछा है साथ में, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज 3.6 into 10⁻³ मोल per liter per second, calculate first part, please write in your notebooks, rate of disappearance of ammonia, second part, rate of formation of water। मैं सॉल्व करूँगी, तुम लोग जस्ट मुझे जो मैं बोल रही हूँ उसको परसीव करने की ट्राई करो।
ये क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। देखो रिएक्शन दिया, पहला आपा करते हैं, कहता है इसका रेट लिखो। किसका रेट लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन। किसके टर्म में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या करूंगी मैं? रिएक्टेंट है तो मैं माइनस लगाऊंगी, माइनस डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है? कंसंट्रेशन। नीचे ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस है। 1/5 या 1 लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। डी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, ये प्रोडक्ट है तो इनमें प्लस आएगा। इसका भी कोएफिशिएंट 4 है, अगले का कोएफिशिएंट 6 है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन समझ गए ना लिखना कैसे? अब आगे क्या बोल रहे हैं? ये पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे चलो, कहता इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये क्या दिया है भाई? NO के बनने का रेट, NO इज अ प्रोडक्ट, सो हमें ये दिया NO के बनने का रेट दिया है। इसमें डिवाइड नहीं करना। जब भी किसी इंडिविजुअल का रेट दिया हो, उसके बनने का रेट है, मतलब किस रेट से वो बन रहा है। किस रेट से बन रहा है? उसकी जितनी कंसंट्रेशन बदल रही है डिवाइड बाय टाइम, ये दिया तुमको। ठीक है, निकालना क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के खत्म होने का, यूज होने का रेट निकालना है। और क्या पूछा है? वाटर के बनने का रेट। अब तुम देखो कल्ले कल्ले पूछे हैं तो मैंने इनमें कोएफिशिएंट नहीं लगाया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर लिखी है रेट ऑफ रिएक्शन में, तुम क्या ये देख पा रहे हो कि ये पूरा इस पूरे के बराबर आ रहा है? देख पा रहे हो ये? तो मैं क्या यहाँ से इन दोनों को अलग से निकाल के लिख लेती हूँ। क्यों लिख रही हूँ इन दोनों को ही? तुम लोग खुद बता सकते हो, इतना तो मुझे बता सकते हो। वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये बराबर कर दिए मैंने, बराबर तो थे ही, अलग से लिख लिए। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे रब करूंगी, मुझे स्पेस चाहिए। नाउ सी, हमने अमोनिया के खत्म होने का रेट निकालना था। ठीक है, मतलब अपन को ये चीज चाहिए, तो खत्म होने का रेट है तो माइनस लग जाएगा। 4 कट गया। इसके फिनिश होने का रेट इसके बनने के रेट के बराबर ही है। क्यों बराबर है? क्योंकि तुमको दिखाई बहुत अच्छे से दे रहा है कि इसके 4 मोल फिनिश हो रहे हैं तो इसके 4 मोल बन रहे हैं। मोर ओवर एक्सप्रेशन से भी क्लियर हो गया कि ये बराबर थे, 4 कट जा रहा है। ये चीज़ तुमको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही रेट आ गया तुम्हारा अमोनिया के डिसअपियरेंस का, फिनिश होने का रेट। यही पूछा था। क्लियर है ये पार्ट? मैम ये वैल्यू -3.6 है, ये पॉजिटिव ही है। ये माइनस हो गया ना यहाँ पे, तो एक ही बात है, इधर ले जाओ इधर रख लो, उसका क्या है। अब देखो वाटर के बनने का रेट पूछा है, तो वाटर और इन दोनों को ले लेते हैं। क्यों मैंने इन दोनों को लिया है? नाइट्रिक NO का दिया हुआ है, वाटर का पूछा है, तो ये हो गया मेरा ये 6 ये। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? वाटर के बनने क्या होगा, उसी को कंपेयर करना दूसरे के साथ। एक तो दिया है ना, ये वाटर का निकालना था तो कंपेयर किया ना, ये निकालना है तो 6 इधर ले जाओगी तो ये क्या बना 6/4। इसको इधर लेके जाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट कितना है बनने का?
इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे। आई थिंक 5.4 आएगा, ये आ गया 0.9 या 5.4 इंटू 10 पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ में आई? यस मैम बट ये नहीं समझ आई, ये हमने दोनों प्रोडक्ट्स को क्यों इक्वल ले लिया? बेटा इनको प्रोडक्ट्स को नहीं इक्वल लिया, ये पूरे रेट ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग लिखे थे, तो ये बराबर लिए। स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो इंक्लूडेड है ना। क्या डाउट है, क्लियरली बताओ, आई एम नॉट गेटिंग। हम जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेट किए हैं, अभी पहले इसको ले लिया फिर एक के साथ, ये कैसे पता चलेगा? ये देखो मींस बता, इसी को क्यों हाँ, लिया दोनों के साथ? बता रही हूँ। जो देखो ना, इक्वेशन लिखो दोबारा, क्या था, 5 अमोनिया 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन 4 नाइट्रिक ऑक्साइड 6 वाटर, ये है ना। ठीक है, अब इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है ना? क्या रिलेशनशिप है इनका? इन सभी को हम पूरे रिएक्शन को, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में सारे बच्चे हैं ना, बट वो पूरी एक फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली क्या है यहाँ पे, रिएक्शन एक फैमिली है, एक रिएक्शन का पार्ट है। तो वो रिएक्शन के रेट को हम अलग अलग करके इनकी टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। इतना तो पता लग गया ना? यस मैम। तो ये दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर हमको पता चल जाएगा जो पूछ रहे हो कि कैसे पता लगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया था। क्वेश्चन में हमको एक और चीज गिवन थी, रेट ऑफ, अच्छा ये बताओ ये क्या दिया? कल्ले NO के बनने का रेट दे रखा है ना, NO किस रेट से बन रहा है, पूरे परिवार में से एक चीज का रेट बता दिया, कितना था, 3.6 इंटू 10 पावर -3 यूनिट लिख लेना। NO के बनने का रेट बता दिया और अमोनिया के डिसअपियर होने का रेट पूछ लिया। समझ आई बात? और वाटर के फॉर्मेशन का रेट पूछ लिया, वाटर बन रहा है ना। जब कल्ले कल्ले रेट पूछते हैं या कल्ले का रेट बताते हैं तब कोएफिशिएंट नहीं लगाते। इतनी बात पता लगी? अब क्वेश्चन है कि पहले मैंने इसको और इसको लिया, मुझे कैसे पता चला, कैसे पता लगा होगा बताओ? ये दोनों बराबर हैं, ये तो मुझे पता ही था ऑलरेडी, फिर मैंने इन दोनों को क्यों लिया? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का दिया था, इसका निकालना था, तो जो चीज़ दे रखी है, जो पूछी है, उन दोनों को ही उठाऊंगी। ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसको क्यों लूंगी मैं, बोलो? बेटा इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओगी तभी बताऊंगी ना। मैम ये कि पहले आपने एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट के इक्वल ले लिया, वो तो समझ आ गया था, फिर वो जो प्रोडक्ट्स थे अरे मैम यहाँ पे उनको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये सारे आपस में बराबर है। तुमको सभी जगह नहीं इक्वल टू का साइन दिख रहा? ये रेट्स हैं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, रेट है। इसके 4 मोल खत्म होते हैं, इसके 5 मोल खत्म होते हैं, इसके 4 मोल बनते हैं, इसके 6 मोल बनते हैं। किस रेट से वो यूज हो रहे हैं या वो किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं। अब ये 4 तो कट गया, तो इन दोनों के तुम देखो ना, कोएफिशिएंट क्या बता रहा है, कोएफिशिएंट से पता लग रहा है ना हमें कि इसके 4 मोल यूज होते हैं, तो इसके 4 मोल बनते हैं। इन दोनों का रेट बराबर है, जिस रेट से ये खत्म होगा उसी रेट से ये बनेगा। तो जो इसके बनने का रेट है वही इसके फिनिश होने का रेट है। डायरेक्ट इक्वेशन देख के नहीं पता चलता, तो मैंने आपको ये इक्वालिटी लगा के बता दिया। ठीक है, फिर अगले पार्ट में उसने पूछा था वाटर के फॉर्मेशन का रेट बताओ। तो ये यहाँ से क्या पता चलता है, 4 मोल अमोनिया 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनते हैं, तो 6 मोल वाटर के बनते हैं। इन दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना, ये रिलेशन है दोनों का, ये आपस में बराबर है ना। बताओ, तो वाटर का भी कर सकते हैं ना, ये जो NH3 है इसको वाटर के साथ कर इक्वेट कर सकते रहे हो, हैं तो एक ही बात है, बट इसमें कोई कंफ्यूज होने जैसा है नहीं, क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फंडा नहीं है। तो एक चीज बराबर है आपस में, ये सारे एक दूसरे के बराबर है। ऑक्सीजन का ये वाला रेट डिवाइडेड बाय 5 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
किसी मर्जी को ले सकते हो तुम, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में जो पूछा है, जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे करते जाओ उसे। समझे अब? यस मैम। हाँ पिया, तुझे डाउट था? आ गया समझ में। अच्छा, यूनिट जरूर लगा लेना रेट के। चलो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का इंडेक्स है, अनसॉल्व्ड है, 4.1। कहता है फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate average rate using units of time both in minutes and seconds. दोनों में रेट निकाल लो। क्या करोगे बताओ जरा। ये तो उससे काफी इजी है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है नेचुरली। कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन? मान लो मैंने लिखना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? लिखवाओ जरा। निखिलेश तुम लिखवाओ। बोलो बेटा। माइनस आवाज नहीं आ रही। 0.02 मोलर। अब देखो एवरेज पूछा, अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो ग्राफ नहीं है, वैसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, 25 मिनट में इतना चेंज आ रहा है। तो हमें रिएक्टेंट का दिया है तो हम ये वाला यूज करेंगे, प्रोडक्ट का तो कुछ बताया नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चेंज कितना आया? फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 थी, इनिशियल 0.03 थी। चेंज किमें काट दें? फाइनल माइनस इनिशियल। कितना टाइम लग गया? 25 मिनट। पहले मिनट में निकाल लो। ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन मोलर या मोल पर लीटर लिख लो या मोलर लिख लो। इसको सॉल्व कर लेना, अभी सॉल्व अपने आप कर लेना, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये तो आएगा आंसर मिनट में। जो भी सॉल्व करके निकालोगे उसके यूनिट ऐसे लिखोगे, या ये लिख लेना या लिख लेना मोल पर लीटर पर मिनट। अब उसने बोला सेकंड में भी निकाल लो, तो क्या करोगे? ऊपर वाली चीज तो सेम ही रहेगी, 25 मिनट के सेकंड बना लो, खत्म कहानी। एक क्या करूं यहाँ पे बताना? इंटू 60। एक ही आंसर है तुम्हारा। दूसरा, पहला ये था, दूसरा ये। गॉट माई पॉइंट नाउ? यस मैम। इसका जो भी निकालोगे उसके यूनिट क्या होंगे? मोलर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। अक्षित, जशन, निखिलेश, इसमें पूछा था, हमें एक रिएक्शन दिया था R2P और उसने बताया था कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0.03 से 0.02 हो गई। कम होगी ना? क्यों कम होगी? रिएक्टेंट टाइम के साथ यूज होता है। और कितना टाइम लगा उसको? 25 मिनट लगे। ठीक है, हमको रेट चाहिए रिएक्शन का। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हमें आता है लिखना। तो कंसंट्रेशन कितनी चेंज है? फाइनल माइनस इनिशियल। कितना टाइम लग गया? 25 मिनट्स। सो उसने सेकंड में भी पूछा है, फिर मैंने मिनट के सेकंड बना दिए, फिर एक ही आंसर आ जाएगा। समझ गया? ओके, जशन, अक्षित, पिया। Okay. Now there is one more question, 4.2. Priya, you are not responding. देखो मुझे बार बार फिर पूछना पड़ता है अलग से। मैम मैंने बोला यस। ओके, आवाज नहीं आ रही आज, पता नहीं।
देखो इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन फिर दिया 2A 2 प्रोडक्ट, अगेन एनसीईआरटी प्रॉब्लम। 2A 2 प्रोडक्ट बोलता है, कर लोगे आसान है तो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इजी भी है। concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate rate during this interval. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, उसमें कुछ लिखा ना हो ना तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन ही मानना। इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने रेट लिख दिया, कल्ला रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा, इट्स अंडरस्टूड दैट वो रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल रहा है। बताओ क्या करें? खुद से करके दो मुझे, ये मेथड बता दो, कैलकुलेशन करते रहना। बोलो अब। मैम हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 2 इंटू 10 मिनट। हाँ देखो यही बात ध्यान रखनी है बस, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे, पहले ये लिखा करो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चे की गलती क्या करेंगे, 2 भूल जाएंगे। हमने किया है कि 2 से डिवाइड करना है, कब करना है भाई, जब पूरे रिएक्शन का रेट लिखना है। वो क्यों लिखा है मैं, क्योंकि निकालना ही हमको रिएक्शन का रेट है। ये क्यों नहीं लिया, प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा तो मैं क्यों लूंगी। एक ही कंसेंट्रेशन में कितना चेंज आया, पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई। डी मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना टाइम मैम डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 4। हाँ तो डिक्रीजेस फ्रॉम, तो 0.5 माइनस 0.4 नहीं आना चाहिए बेटा, चेंज के में कर दे, कोई भी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर दे। ओके ठीक है। तभी तो माइनस लगाया ना, क्योंकि ये तुम्हारा माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो कम होगा ना टाइम से। तुमने 100 लिया, कुछ टाइम बाद वो 70 रह गया, तो चेंज कितना होगा, 70 माइनस 100, तो ये -30 आएगा। इसी को माइनस को प्लस बनाने के लिए हम एक और माइनस लगाते हैं जब भी रिएक्टेंट होता है, समझे? अब मैम इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिनट्स में? मिनट्स में भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इट्स नॉट स्पेसिफाइड हियर दैट यू नीड टू फाइंड आउट इन सेकंड्स। मिनट में भी आंसर आ सकता है। याद रखना डीए क्या है, कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया, और डी क्या है, कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा यूनिट बताना मुझे निकलेश, क्या यूनिट लिखेंगे जो आंसर आएगा? आंसर 0.05 है, निकाल लेना, उसमें क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाय 20। एक बार चेक करके बता दो यही है। मैं नहीं इतनी चीजें करती, अब आप करो ये चीजें भी, ये भी मैं मुझसे कराओगे। यूनिट बताओ मुझे क्या आ रहा है। नहीं मैंने कहा चेक करके आंसर इसका बता दो। बेटा ये आ जाएगा ना 0.005 आएगा, मतलब 5 × 10⁻³ आएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। देखो मैंने कैसे निकाला, ये देखो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है ना, इतना तो पता है कि नहीं पता, कि डिवाइड करके दिखाऊं? ये 0 ली पॉइंट, ये ठीक है नहीं मैम ठीक है बता दे। अब पॉइंट था तो उसका 0.05 बन गया, नीचे एक 0 थी तो एक 0 और आएगी, ऐसे हो जाता है फटाफट, ठीक है। प्रैक्टिस करेगी ना तो निकलने लगती है कैलकुलेशन भी, कोई मुश्किल नहीं होता। या ना तुसी एवें कर सकते हो जे कन्फ्यूजन ਹੁੰਦੀ है। देखो मेडिकल थोड़ी दिक्कत आती है, आई अंडरस्टैंड, तुसी ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हो, ਇਹ ਤਾਂ ठीक है मान्या, ठीक है। 1/2 कितना मैम होता है? मेरे को आ गया समझ, इतना तो आता है, मैथ मेरे पास भी है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही,
तो ये आ गया, जैसे मर्जी करो, मोल पर लीटर पर मिनट कर लोगे अब। अच्छा एक क्वेश्चन है यस मैम। इसका, सॉल्व प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व कर ही रखी है 4.2 उसी पेज पे एग्जाम पर, वो कर लेना खुद, पेज नंबर नई बुक में 100, उस पे ये 2 तो थी अनसॉल्व, वो मैंने करा दी है तुमको, एक सॉल्व है वो कर लेना, वेरी इजी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, थेरेटिकल अगला टॉपिक। अच्छा मुझे ये बताओ, केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच होती है उसमें आप पढ़ते क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना बताया है बताओ। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, कोई तुमसे पूछे कि +2 का जो 4 चैप्टर जिसकी तुमने 7 से 8 आज क्लास लगाई है उसमें क्या पढ़ना होता है, तो क्या जवाब दोगे रेट ऑफ किसी को? रिएक्शन। रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन। और भी चीजें 2 बताई थी, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट, स्पॉन्टेनियस बताई थी। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट। अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन काफी हद तक पढ़ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे इक्वेट करना है, कैसे निकालना है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। हाँ मैं नोट्स भेज दूंगी बेटा, आज भेज दूंगी। इलेक्ट्रो के तो मैंने भेज दिए थे ना सारे, वो भी मैं चेक कर लूंगी, कुछ उसका रहता है तो वो भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा अब हमने ये देखना है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये काफी इंटरेस्ट की बात होती है हमारी। देखो वही वही बात है, कोई इंडस्ट्री लगाई, अमोनिया बनाना है, हमने इंडस्ट्री लगाई, हमने इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया उसमें, तो अमोनिया किस रेट से बन रहा है ना, वो हमें पता लग गया। उस रेट को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, टेम्परेचर कितना रखें कि अमोनिया ज्यादा बने, कंसंट्रेशन कितनी रखें, प्रेशर कितना रखें, कैटालिस्ट डाल लें ना डाल लें, खाना बना रहे हो है ना, हम चाहते हैं कि रेट उसका बनने का रेट बढ़ जाए, या खाना बना के रख दिया उसके खराब होने का रेट कम हो जाए, पहले पता तो हो वो रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, तभी तो उसको स्टडी करेंगे। तो हमने भी ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ये रेट डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? तो फैक्टर्स देखेंगे। निखिलेश बेटा अपने किसी फ्रेंड से ले लेना, वो इतने नोट्स नहीं मैं भेज सकती, वो तो बहुत ज्यादा है, उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है पिक्स खींचने के लिए, वो ग्रुप में भेजे हुए हैं, किसी से ले लेना, मैं जो रहते हैं मैं सिर्फ वो भेजूंगी। तो पहला फैक्टर बेटा इसमें होता है, ध्यान दो फोकस करो जरा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी तुम रिएक्शन लगाते हो ना, A+B C+D दे रहा है, तो ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये पाया गया जब स्टडी की गई फैक्टर्स की, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है रेट भी उतना ही ज्यादा होता है रिएक्शन का। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट greater will be the rate of reaction, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। दूसरा प्रेशर, प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट है, जितना प्रेशर ज्यादा उतना रेट ज्यादा, इसका मतलब समझते हैं ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर भी तो एक तरह की कंसंट्रेशन ही है ना, गैसेस हैं जैसे, गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जर्नल बात कर रही हूँ मैं, प्रेशर ज्यादा होने से जर्नल क्या होता है, उनमें कोलिजन्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा बढ़ता है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर, ये पाया गया जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट भी रिएक्शन का बढ़ता है। जर्नल बातें हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना रेट बढ़ेगा, वो सारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, सीधी सी बात है, खुद ही दिमाग लगाओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा अपने आप,
फोर्थ फैक्टर केड़ा हो सकता है? कैटलिस्ट। ये तो पढ़ते ही आए हो बचपन तो, ठीक है। कैटलिस्ट पाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उसका कुछ रीजन होता है, वो आएगा तुमको आगे। वो एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन को, बैरियर एनर्जी कम कर देता है। जैसे हम ये पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन है, ये एनर्जी होती है इधर कि रिएक्शन होने के लिए इतना एनर्जी बैरियर होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि नया पाथ दे देता है जिसका एनर्जी बैरियर कम है। अब इतनी एनर्जी होने से भी काम चल जाएगा, तो कैटलिस्ट ऐसे काम करता है। तो कैटलिस्ट पाने से रेट बढ़ जाता है। 4 फैक्टर्स हो गए अभी तक। कौन कौन से? रिवाइज करो माइंड में। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा, रेट ज्यादा। जो गैस है, प्रेशर ज्यादा, रेट ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा, रेट ज्यादा। कैटलिस्ट डालेंगे, रेट बढ़ेगा। ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, अब मैं नई मीटिंग कर रही हूँ, उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, चलो अब बताओ मुझे अभी तक कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस किए थे। नाम बताओ 4 फैक्टर्स के। पिया पहले एक का, 2 का बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ रेट, क्या इफेक्ट आता है? रेट इंक्रीज करता है। और क्या था? हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, मान्या और बताओ 2। कैटलिस्ट था एक प्रेशर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे दोनों। ठीक है मैम पहले आपने बताया था कि अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बैरियर्स भी बन जाते हैं, तो फूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं बेटा, बैरियर नहीं बनते। मैं तो वैसे वो तो कैटलिस्ट में बता रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है हर एक रिएक्शन है ना। इन दोनों को मिक्स मत करो। टेम्परेचर होने से तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी बढ़ती है, वो अलग फंड है। कैटलिस्ट उसका एक पाथ होता है ना, रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का अपना एक पाथ होता है। कैटलिस्ट उसको एक नया पाथ, जैसे नया रास्ता दे देता है जिस रास्ते में कम एनर्जी लगती है। तो जैसे होते हैं ना, पासिंग मार्क्स आपका कम कर दिए तो ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, वही है। एनर्जी बैरियर कम कर दिया तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैम अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हाँ, है ना? इसमें तो हमने जैसे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छे से शुरू कर दिया, वो चीज़ है। उनको मजबूत बना दिया हमने, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी बढ़ा दी। मैम ये कैटलिस्ट का काम यही होता है ना, टू स्पीड अप द रिएक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, वही बता रही हूँ। आज तक तुमने यही पढ़ा, टू स्पीड अप द रिएक्शन। अब मैं तुमको ये बता रही हूँ कि क्यों स्पीड अप हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है। बिकॉज कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन को एक नया रास्ता मिल जाता है जिससे वो कम एनर्जी में भी अपना काम कर लेता है, तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। फिफ्थ मैम अगर फैक्टर, एनर्जी ज्यादा दी जाए तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होएगा, अगर कम हो तो भी इंक्रीज होगा। तो वैसे ही कंफ्यूज हो रही है, कोई इसमें इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है। ये तो हम देख रहे हैं, कोई रिएक्शन है A to B, वो किसी रेट से हो रहा था, वो 100 की स्पीड से हो रहा था। अब हमने उसमें कैटालिस्ट डाल दिया, अब वो 150 की स्पीड से हो रहा है। वो उसका रीजन समझा रही हूँ। अच्छा ठीक है ये मैम। है कोई रिएक्शन A to B था, ये T1 टेम्परेचर पे 100 रेट से हो रहा था। फिर इसी रिएक्शन को हमने T2 टेम्परेचर पे किया तो वो 200 रेट से होने लग गया। इन दोनों का कोई लिंक थोड़ी है ये। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जो आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट। बताओ, इसका रीजन बताया था मैंने। आयनिक में रिएक्शन क्यों आयन होता होते है? हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होना है, कोई बॉन्ड ब्रेक तो होने ही नहीं, ना कोई बॉन्ड नए ऐसे बनने हैं। आयंस का एक्सचेंज होने में टाइम सेव हो जाता है। क्यों? आयंस ऑलरेडी बने होते हैं, क्योंकि वाटर में रिएक्शन होता है जनरली और वाटर ऑलरेडी उसके आयंस बना देता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है रेट। आयनिक रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। 6th, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम देखो, मान लो मैं जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराना चाहती हूँ। एक केस में मैंने पाउडर जिंक ले लिया,
दूसरे केस में मैंने जिंक का वायर ले लिया, किस में रिएक्शन तेज होगा? पाउडर में। क्यों? क्योंकि उसमें जिंक का सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना तुम उसको बारीक करते जाते हो किसी चीज़ के, जितने ज़्यादा पीसेस बनाते जाते हो, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर सकता है, उतना रेट बढ़ता है। ठीक है। लास्ट फैक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इसका क्या मतलब है? ये बेटा सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मैटर करती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो वाले कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो पाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं, इसी चैप्टर में आगे आएगा, जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और लाइट उसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है। जितने तुम लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा डालोगे उतना रिएक्शन फास्ट हो जाता है। नेचुरली इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? फोटोन वर्ड पढ़ा होगा ना। जितने इंटेंसिटी लाइट की डालने का मतलब क्या होता है कि उतने फोटोन ज़्यादा हैं। जितने फोटोन ज़्यादा हैं उतना वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, उतना रिएक्शन स्पीड अप होगा। क्या पूछ रहा है जशन? हाँ, आयनिक में AgCl बना था ना, वही वाला रिएक्शन तुम एग्जाम्पल कोट कर सकते हो यहाँ पे। ये ऑलरेडी बस आयंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनका एक्वस ले रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक्सचेंज होता है और ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी कोवेलेंट रिएक्टेंट। सो दीज आर द 7 फैक्टर्स विच विल इफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। माइंड में रिवाइज करो, आंखें बंद करके सोचो कि क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया। पहला क्या था? कंसंट्रेशन। रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्टेंट तो लोगे ना कुछ, जितनी उसकी अमाउंट ज़्यादा लोगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे, उतना रेट उसका रिएक्शन का ज़्यादा आएगा। प्रेशर है, गैस ले रहे हो कोई, जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे उतना ज़्यादा रेट आएगा। टेम्परेचर ज़्यादा पे रिएक्शन करोगे तो उसका रेट बढ़ जाता है। कैटालिस्ट डालोगे तो रेट बढ़ जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा कर दोगे तो रेट बढ़ जाता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आयनिक रिएक्टेंट्स हैं तुम्हारे तो रेट ज़्यादा आएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो जितनी उसको लाइट ज़्यादा दोगे, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा रखोगे, उतना रेट फास्ट होगा। ठीक है। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब देखो, इस चैप्टर में थेरेटिकल टॉपिक में से यही क्वेश्चन आता होता है। वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि राइट फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट, 2 नंबर में आ जाता है, तो ये तुम लिख सकते हो। अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब तक तो हम ऐसे छुटपुट चीजें पढ़ रहे थे। इस कहानी को आज हम थोड़ा सा समझते हैं और फिर कल सुबह वाले लेक्चर में इसको पूरा अपना कर देंगे फिनिश। ठीक है। देखो, 2 टर्म्स हैं ये। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे बना और ये क्या होता है। ठीक। तो जब ये बेटा सारी स्टडी हो रही थी, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट एंड ऑल दैट, तो इतनी सबसे मेन फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को स्टडी किया साइंटिस्ट लोगों ने डिटेल में। कि कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ये मान लो मैंने कोई जर्नल रिएक्शन लिख दिया, ए और बी रिएक्टेंट है, एक्सक्यूज मी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? स्टीशियोमेट्री कोएफिशिएंट है। इनको मिक्स करके कोई रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इतना बात तो पता चल ही गया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो उस टाइम ये 2 साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया उन लोगों ने,
फिर देखा कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेट मेजर करते थे, फिर कंसंट्रेशन बदली, रेट निकाला, ऐसे कुछ काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट किए और कुछ रिजल्ट निकाला। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम। यस ओके। मैम। तो वो जो रिज़ल्ट था ना, उस टाइम पे उन लोगों ने अपना रिज़ल्ट एक लॉ की फॉर्म में दिया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि मैम हमने तो रेट लॉ पढ़ना है, तो रेट लॉ पढ़ने से पहले लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम लॉ ऑफ मास एक्शन चलता था, फिर उसको मॉडिफाई करके रेट लॉ बना दिया गया। अब तक हमने क्या बात की, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट हम मिक्स कर रहे हैं, लैब में खड़े हो तुम लोग और प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हो तो इतना पता चल गया कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। साइंटिस्ट लोगों ने अपना रिजल्ट लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में दिया और उन लोगों ने क्या बताया कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, उसको आर लिख दिया। जस्ट अ मिनट, हाँ, रेट ऑफ अ रिएक्शन that is R, it is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. reactant ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ A ਤੇ B, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन। उन्होंने ये बताया कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हो ना, इसलिए मैंने बोल रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, तुम सुन लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर देयर, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट naturally as represented by balanced equation। ये उन लोगों ने अपनी जो रिजल्ट दिया और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के k कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। r क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, k को कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट है इसका नाम, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम भी है इसका जो ज़्यादा चलता है कंफ्यूज करने के लिए, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के का दूसरा नाम है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। पिया यहाँ पे ए बी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, कोई फर्क है दोनों में, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब जैसे हमने लिखा था, ये चीज लिखी थी ना पीछे, तो ये रिएक्टेंट है, 4, 5 इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ गया? यस। ये स्टडी चलती रही काफ़ी टाइम तक, फिर और रिसर्च, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है नई नई चीज़ें तो होती हैं और स्टडी होती है ना। फिर और रिसर्च में ये पता चला कि कई बार जो डिपेंडेंसी है
किसकी डिपेंडेंसी, रेट ऑफ रिएक्शन की, वो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल कई बार नहीं भी आती। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मान लो कोई रिएक्शन था जिसके ये कोफिशिएंट आ रहे थे बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग वेग ने दिया था उनके अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ बना इस रिएक्शन का क्या लिखना चाहिए, ठीक है। बट जब रिसर्च हुई, जस्ट सपोज करो मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लूँगी, उन्होंने ये पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो a की पावर 4 पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो a की पावर 3 पे डिपेंड किया, और b की पावर 5 पे नहीं डिपेंड कर रहा, b की पावर जस्ट सपोज कोई भी वैल्यू ले लो 7 पे डिपेंड कर रहा। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। उन लोगों ने बोला फिर लॉ ऑफ मास एक्शन तो ठीक है नहीं, इसका मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि पावर हमेशा कोफिशिएंट के बराबर लिख देनी है, बट फिर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है, ठीक है। ये हम रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो पावर्स लेनी है वो कौन सी होंगी। कई बार तो वो कोफिशिएंट के बराबर भी आ जाती हैं, बट कई बार वो कोफिशिएंट से डिफरेंट भी आती हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली पता चला। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है कई बार तो a की पावर 4 पे ही डिपेंड कर रहा था, बट कई बार चेंज भी हुई। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ये जर्नलाइज करना तो ठीक नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर क्या बना दिया उन लोगों ने? रेट लॉ बना दिया। तो कहते हैं रेट लॉ क्या है? रेट लॉ को हम ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। रिएक्शन तो वही है जिमें आ रिएक्शन सीगा। हुण मैं ए बी नहीं लिखा ऊपर, अल्फा बीटा लिख लिया। क्यों? अल्फा बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना भी हो, बट एक्चुअल में ये डिपेंडेंसी है, अल्फा बीटा पे डिपेंडेंसी है, ये रेट लॉ कहलाता है। और ये सिर्फ हमें पता एक्सपेरिमेंटली चल सकता है, हम इक्वेशन देख के पता नहीं लगा सकते। तो हमें इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए? हमें इसकी डेफिनेशन तुम बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? रेट ऑफ रिएक्शन बनाओ खुद से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. समझे? यस मैम। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सीधी सी गल है बेटा, जरूरी नहीं हैगा भी पावर सेम आन इक्वेशन वाली, ठीक है। होर तां कोई गल नहीं है, बट एक्चुअल विच दा डिपेंडेंसी यही है ना। जे असीं हुण मान लो एक्सपेरीमेंटली सानूं ये पता लग्या भी 4 ते नहीं डिपेंड कर रहा 3 ते कर रहा, फिर असीं जे 4 लिखी जावांगे तो गलत है। यहाँ पे 7 पे डिपेंड कर रहा है बट फिर भी हम 5 लिख रहे हैं, तो ये तो गलत है। कई रिएक्शन में पावर सेम, डिपेंडेंसी एक्चुअल में भी सेम आई, तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to multiplication, that is product of molar concentration of reactants raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। ये जो इसमें के रेट कांस्टेंट ही हाँ है। हाँ के सेम ही है, के को ही रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, बस सिर्फ पावर्स पे फर्क आया है कि वो हम इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली बताना पड़ेगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ के साथ ही डील करना है, क्योंकि रेट लॉ ही असल विच डिपेंडेंसी दसूगा। लॉ ऑफ मास एक्शन तो हो सकता है गलत भी हो जाए जो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हमने सिर्फ रेट लॉ के साथ ही डील करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेट लॉ लिखा था।
क्या तुम लोग समझ गए सारी बातें? यस यस मैम। मैम इस के की कोई वैल्यू है? के की वैल्यू हर रिएक्शन की डिफरेंट होती है, वो रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर वेरी करने से वेरी करती है। और जैसे ए और बी के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कल को तुम सी डी रिएक्ट कराओ उसके लिए अलग करेंगे। आपा ये कल सुबह सारा कंप्लीट कर देंगे, ऑर्डर भी समझा दूंगी क्या है, और इसके बड़े इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बहुत सिंपल मैथ्स लगेगा, वो सारा हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं 10:30। ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर।